सुनील सुमन साहब, कुछ ऐसा बताइए इन लोग दूरी खत्म हो जाए, आईटी सेक्टर को लेके अपना एलोकेशन बढ़ा दें। देखिए, मेरा मानना है कि अब आईटी ग्रोथ सेक्टर से वैल्यू सेक्टर में आ गया है और वो वैल्यू सेक्टर में बहुत बढ़िया प्ले है। मगर वो वैल्यू कंपोनेंट से आना चाहिए। निवेशक के पोर्टफोलियो पे एक ग्रोथ का हिस्सा होता है, एक वैल्यू का हिस्सा होता है और आईटी होता है वैल्यू का हिस्सा। और वैल्यू के हिस्से के तौर पर देखा तो बहुत सारे लॉन्ग टर्म रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे पेंशन फंड, जिनको एक हाई डिविडेंड पेइंग सेक्टर की जरूरत पड़ती है, वहां पे आईटी को बाइंग सपोर्ट मिलेगी। तो इसलिए ज्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं है, एक सेफ्टी जोन है उसके पास। और वैल्यू के कंपोनेंट में देखें तो उसमें प्राइस करेक्शन हो गया है और स्टेबल रेवेन्यू। देखिए, एआई का थ्रेट जो है वो मीडियम टर्म वाला थ्रेट है, बिजनेस मॉडल चेंज वाला थ्रेट है। कुछ आईटी कंपनी बिजनेस मॉडल को बदल कर अडेप्ट कर लेगी, कुछ नहीं करेगी, वो तो होगा। मगर अगर आप देखें अगले 2-3 साल के लिए एआई के कारण इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ा एक उसके बाद आएगा। बट आपकी वैल्यूएशंस क्या कह रही है कि एक क्लिफ की तरह फॉल ऑफ, यानी 5 साल के बाद आईटी बिजनेस नहीं रहेगी, ऐसी वैल्यूएशंस पे आ गए हैं। तो मेरा मानना है कि एक वैल्यू जोन में जितना आपके पोर्टफोलियो उतना जरूर आईटी को खरीदें, बिकॉज अभी अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं और कैश सबके पास है। और एआई रिलेटेड एक्विजिशन करना है तो कर सकती है, मगर वो खबर ढूंढ के, अच्छी खबर, अच्छी कंपनी ढूंढ के करेंगे, तब रुझान बदलेगा। अंटिल आईटी एड्रेसेस द एआई इश्यू, जो एक एलिफेंट इन द रूम की तरह है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। इसलिए देखिए, आज की रिजल्ट भी आई फिर भी करेक्ट हुआ। पार्ट ऑफ द रीजन कि एआई के बारे में कुछ स्ट्रांगली एक कमिटमेंट नहीं आई थी। तो किसी को वो पता आईटी नहीं है। सेक्टर पे इंपॉर्टेंट है कि आईटी को इग्नोर, एआई को इग्नोर ना करे, उसको टैकल करे कि कैसे हम इस एआई वाले चैलेंज को एड्रेस करने वाले हैं। वो पीआर बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के लिए। नहीं तो इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा, आईटी सेक्टर के पास पैसे तो बहुत हैं, सारी कंपनियां मोटे कैश पे बैठी हुई हैं, तो एआई रिलेटेड कमिटमेंट क्यों नहीं दिखा रही हो, बजाय इसके कि बायबैक करते रहें। वो मेरे मुझसे है सवाल। हाँ, आप ही से। हाँ हाँ, क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि देखिए, एआई रिलेटेड मिड मिड स्मॉल कंपनीज वर्ल्ड वाइड, उनके दाम बहुत बढ़ गए हैं। दे आर बिट लेट इन द प्ले। और ऑलरेडी वर्ल्ड में एक अभी डर आ गई है। टॉप 5-6 कंपनीज इन द यूएस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, $650 बिलियन एआई कैपेक्स में निवेश कर रही है। उस कंपैरिजन में हमारे पास कुछ नहीं। हमारा लार्जेस्ट कंपनी रिलायंस का मार्केट कैप $200 बिलियन है। तो ये खाली 5-6 कंपनियां $600 बिलियन एआई में निवेश कर रही हैं, तो ये डर रही हैं कि उनके हिसाब से हम कैसे जाके कम्पीट कर सकें। तो मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे करें, शायद पार्टनरशिप में करने की कोशिश करेंगे। तो मगर उतना पैसा नहीं है उतना जितना बड़े लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन हम्म। और एप्पल जैसी कंपनियां। हम्म। हम्म। तो वो एक आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट, हालांकि इसी वजह से शायद मेहर वोरा साहब ने भी जिक्र भी किया है, कुछ अगर आईटी में जाना है तो टॉप में नहीं, मिड कैप आईटी में रखें तो ज्यादा अच्छा, वो ज्यादा प्रोमिसिंग दिख रही है, राइट सुनील सर? करेक्ट करेक्ट, मैं अग्री, मैं मेरे सोरा साहब से अग्री हूँ। अगर ग्रोथ देखना है तो मिड कैप में आएगी, हाई पीस पे है, मगर ग्रोथ आके जस्टिफाई कर सकती है, ये उम्मीद है। मगर ये लो पीस को भी लार्ज कैप कंपनीज बस बीट करेगी, बट आउट परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। तो लार्ज कैप मोर इन वैल्यू, मिड कैप इन ग्रोथ, बट इट्स कमिंग एट अ प्राइस। तो एक रिस्क है, तो लेना ही पड़ेगा मगर। चल लेना ही पड़ेगा, लेकिन वैल्यू बाइंग है ये आपका मानना है कि आपके पास आईटी को लेकर 2-3 साल इसलिए आया, क्योंकि मेरे वोरा साहब को बता दूं, जसप्रीत साहब भी कई बार हमारे शो में रहे हैं, कि शुरू से एकमात्र हमारे पैनलिस्ट सुनील सर रहे हैं जो आईटी को लेकर हमेशा ही बड़ा ही सकारात्मक रहे हैं। इसी वजह से मैं जब भी आते हैं तो मैं आईटी पे जानबूझ के सवाल करके आता हूँ कि इनसे पूछना ही पूछना है, क्योंकि निवेशक को पता चले आखिर आईटी में हो क्या रहा है। आईटी से अलग हट के देखें तो 1-2 सेक्टर और है जिसपे कई सारे सवाल आते हैं, लोग पूछते रहते हैं। एक मेटल सेक्टर है, मेटल सेक्टर को लेकर मेहर वोरा साहब ने नजर डाला है, क्या सीन चल रहा है आजकल? मेटल्स में देखिए, जब इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट होती है तो जनरली पॉजिटिव तेजी रहती है। वैसे हमारा लॉन्ग टर्म जो फिलॉसफी है उसको मैच नहीं करती है मेटल्स, क्योंकि ये सिक्लिकल कमोडिटी है। वी नॉर्मली हमारी जो फिलॉसफी है लॉन्ग टर्म सेक्युलर ग्रोथ वाले सेक्टर्स में ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन टेक्निकली ऐसे माहौल में मेटल्स अच्छा कर सकते हैं। स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो जो अल्यूमिनियम जैसे मेटल्स हैं वो इनडायरेक्टली एनर्जी पे प्ले है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो जो प्रोडक्शन बनाने की प्रोसेस है तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो जिस तरह से ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं तो एल्यूमिनियम की प्राइसेस भी उसकी वजह से बढ़ रहे हैं, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम स्टॉक्स में भी तेजी आ रही है। तो मेरे ख्याल से
एनर्जी प्राइसेस तो एलिवेटेड रहेंगे, और जो एल्यूमिनियम कंपनीज के पास हाइड्रो पावर या ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज है, उसके लिए एक्चुअली मार्जिन बढ़ने की उम्मीद है। प्लस मिडिल ईस्ट में थोड़ी कैपेसिटी थी, वो भी ऑफलाइन हो चुकी है, शायद डैमेज हुई है, तो टेम्परली वहां भी सप्लाई की इश्यू होने से जो ग्लोबल एल्यूमिनियम प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक टैक्टिकल प्ले एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स में बन रहा है। स्टील में मेरे ख्याल से एनर्जी कंपोनेंट तो होता ही है, लेकिन उसमें जो डोमेस्टिक स्टील कंपनी है उसको गवर्नमेंट ने अच्छी जो इंपोर्ट्स वगैरह के सेफगार्ड वगैरह में जो फायदा किया है, उसकी वजह से हम तेजी देख रहे हैं टैक्टिकली। तो मेरे ख्याल से टैक्टिकल एलोकेशन ये सेक्टर में देखा जा सकता है। लॉन्ग टर्म में हमारा टिपिकली व्यू इतना पॉजिटिव नहीं रहता। लॉन्ग टर्म में व्यू आपका उतना पॉजिटिव है नहीं। इसमें कुछ जोड़ेंगे सुनील, जसप्रीत सर? एक्चुअली इसमें दो बास्केट हैं रफली मेटल्स में, एक है नॉन फेरस और फेरस। तो हमारा डायरेक्ट स्टॉक एक्सपोजर जो है, जो पॉजिटिव है व्यू, वो फेरस पे है। उसमें इनफ अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे स्टेनलेस स्टील ले लीजिए या लाइक कार्बन स्टील और इवन HRC CRC गैल्वेनाइज्ड स्टील ले लीजिए, तो देयर आर इनफ अपॉर्चुनिटीज, तो वहां पे हम पॉजिटिव हैं। पर नॉन फेरस में क्योंकि बहुत वोलेटिलिटी रहती है एंड इवन अदरवाइज थोड़ा लेवरेज है, थोड़ा कुछ ना कुछ इश्यूज है, तो वी हैव एक्सपोजर, बट हमारा थोड़ा मेटल ETF के थ्रू ज्यादा एक्सपोजर है। ओवरऑल मेटल एज अ बास्केट वी लाइक एंड वी हैव ओवरवेट। तो हमें लगता है बिकॉज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग ग्लोबली, जो हार्ड कमोडिटीज हैं, जो प्रेशियस मेटल्स अगर आप बोलना चाहें, आई मीन वैसे तो गोल्ड सिल्वर है, बट आफ्टर दैट जो प्रेशियस कमोडिटीज या ओवरऑल कमोडिटीज बास्केट बोलेंगे, तो मेटल्स इंक्रीमेंटली, बिकॉज ये जो भी हो रहा है जियोपॉलिटिकली, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बंद हो रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है, some mines or some production units for either gas or generally कहीं पे अटैक हुआ तो उसकी वजह से इम्पैक्ट आया। तो ग्लोबली प्रोडक्शन will take a hit, and because इंडिया का रहा है डोमेस्टिक एडवांटेज बिकॉज ऑफ आयरन ओर एंड स्टील में, तो हम ऑब्वियसली सेल्फ सफिशिएंट रहे हैं। तो आई थिंक स्टील ओवरऑल वी आर वेरी पॉजिटिव, ओवरऑल मेटल्स आल्सो वी आर वेरी पॉजिटिव। हालांकि अब प्रीसियस मेटल की बात कर रहे थे मीर वोरा साहब, प्रीसियस मेटल से तो म्यूचुअल फंड वाले निकलना शुरू कर दिए गोल्ड वगैरह से, क्या वहां पे बहुत पोटेंशियल नहीं दिख रहा है? ऐसा क्यों कह रहे हैं कि निकल रहे हैं? नहीं, जो नए आंकड़े आए हैं, जो आज आंकड़े आए हैं, उसमें देख रहे हैं कि इक्विटी में ज्यादा जा रहे हैं, गोल्ड ETF वगैरह से पैसे निकाल रहे हैं ज्यादा लोग, वहां लोकेशन कम हो गया एक तरीके से कह रहे हैं। उस तरह से देखें तो ये तो मेरे ख्याल से मोमेंटम ट्रेडिंग हो गई। जिस तरह की तेजी हमने जनवरी फरवरी में देखी थी गोल्ड एंड सिल्वर में, तो काफी सारे फ्लोज आए भी थे, और जब अब करेक्शन आया तो वो मोमेंटम वाले फ्लोज जा रहे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से एक टैक्टिकल मोमेंटम चेजिंग वाली सिचुएशन है। लेकिन मेरा व्यू गोल्ड में खास करके स्ट्रक्चरली अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि वर्ल्ड मेरे ख्याल से जो है मनी प्रिंटिंग के माहौल में वापस जाएगा, इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज रहेगी, और ऐसे माहौल में टिपिकली गोल्ड जो है वो पॉजिटिवली परफॉर्म करता है। तो ये माहौल अभी भी बरकरार है, और गोल्ड पे तो मैं खास करके लॉन्ग टर्म तेजी है अभी भी। सुनील सर, जब मैंने पूछा था आपसे गोल्ड के बारे में तो सुनील सर मुस्कुरा रहे थे। नहीं, इसीलिए कि क्या है कि लोग गोल्ड में ना जब करेक्शन होता है तो डरते हैं, और जब तेजी होती है तो खरीदते हैं। तो जो इसलिए ये महीने के आंकड़े ऐसे आए थे। ये तो आपके इक्विटी में भी है। नहीं है, मार्च के आंकड़े देखिए, जब जियोपॉलिटिकल वॉलिटिलिटी आई थी, एक्चुअली म्यूचुअल फंड इन्फ्लोज बढ़ गए थे, तो कॉन्ट्रा था ना वो। मगर गोल्ड में ऐसा नहीं था, क्योंकि इट्स एंटायरली सेंटिमेंटल, उसमें कोई अर्निंग्स नहीं है, कुछ नहीं देखने के लिए। और तो बात ये होती है कि मेरा मानना है कि चाहे वो फेरस मेटल हो, नॉन फेरस मेटल हो, प्रेशियस मेटल हो, आपके पोर्टफोलियो में उसका 10-15% रखना अच्छा है, क्योंकि जब करेंसी वीकन होती है तो ऑटोमेटिकली मेटल प्राइसेस सब लंदन मेटल एक्सचेंज में या चिकागो एक्सचेंज में फिक्स होते हैं, तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट डिप्रिसिएशन के कारण आता है, जस्ट लाइक IT। और जब नहीं होती है, रुपी स्ट्रेंथन होती है, तो वहां पे गिरावट, वो एक चीज है। सेकंड, बिफोर द वॉर स्टार्टेड एक ग्लोबल सुपर साइकिल की बात हो रही थी मेटल्स में, मगर अब जो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द वॉर जो स्लो डाउन, और चाइना में जो स्लो डाउन आएगी, तो थोड़ा डिमांड भी घटेगा, बट सप्लाई भी घट रही है। तो मेरा मानना है कि उसमें टैक्टिकली कॉल लेना बहुत बहुत एक रिटेल निवेशक के लिए बहुत डेंजरस है। तो अपने पोर्टफोलियो में आप 5, 10, 15
इसके बीच में चुन लीजिए और उसको कांस्टेंट रखिए एज अ स्प्रेड अक्रॉस दीज 3 पैक्स, नॉन फेरस, फेरस और प्रेशियस मेटल्स। दैट्स द बेस्ट वे टू प्ले इट, बिकॉज आप यू नो अनप्रेडिक्टेबल है, मोस्ट वॉलेटाइल सेक्टर मेटल्स है। तो इसमें लेकिन तब भी इतने वोलेटाइल रहने के बाद भी, अनप्रेडिक्टेबल रहने के बाद भी आप उसमें 10 से 15% आप पैसा उसमें लगा कर रखिए, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक सेफ साइड में रहेंगे। हालांकि अभी